नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज जो है बात करने वाले हैं जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 वाली थी, उसमें जो ग्रुप ए है उसका जो जीके का पेपर हुआ है, जिसकी तारीख जो थी वो 30/7/2023 है। और टाइमिंग जो रहेगा, प्रथम पारी में ये परीक्षा हुई थी सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा हुई थी। ग्रुप ए की ये परीक्षा दोबारा लगी है। आप सबको ज्ञात होगा कि ये पेपर जो था वो लीक हो चुका था, जिसके कारण आरपीएससी ने जो है इस पेपर को दोबारा करवाया था। तो आज हम जो है ऑफिशियल आंसर की जो है वो आपको पता होगा कल जारी हो चुकी है। उस ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही ग्रुप ए का जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो आंसर रहता है, सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सब जो है हम यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर ये आपको प्रश्न पत्र दिया गया है, ये बोर्ड की वेबसाइट पे है, आप वहाँ से इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो इसका रहता है कि देखिएगा कि परचित्रित पिछुआई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर जो रहेगा कपड़ा, यानी कपड़े पर चित्रित पिछुआई नाथ द्वारा शैली का सजीव उदाहरण है। सवाल नंबर 2 है कि मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जाति में प्रचलित हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ग्रासिया। आगे देखिएगा, ये आंसर की जो है वो आरपीएससी ने जारी की है, उसी आंसर की को लेके मैं यहाँ पे जो है बात कर रहा हूँ। हमारा सवाल नंबर 3 रहेगा कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 4 रहेगा कि लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। लोक गायकी की 4 बेत शैली की बात पूछी गई है, चौथा ये सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा टोंक। चलिए सवाल नंबर हमारा 5 रहेगा कि निम्न में से कौन सी रचना कन्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी हमें देती है, वो रचना कौन सी है। तो वो रचना है बीरमदेव सोनगरारी बात। ये प्रश्न जो है थोड़ा घुमा के लगा होगा आपको। चलिए सवाल नंबर 6 है कि बिशलदेव रासो की रचना किसने की थी। बिशलदेव रासो की जो रचना करने वाले थे वो थे नरपति नालय। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि दादू पंथ की मुख्य गद्दी या गादी जिसको कहते हैं में स्थित है। मुख्य गद्दी की बात पूछी गई है, तो ये है अपने नरेना में। कहाँ पे है? नरेना में है। सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 8 है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये भी सही है। लेकिन यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 9वें नंबर का सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये संविधान किस संविधान संशोधन में ये बात कही गई है, तो ये कही गई है 7वें संविधान संशोधन में। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 10 रहेगा कि मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई है। मंडन मिश्र की बात यहाँ पे हो रही है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तकों की रचना हुई है। तो यहाँ पर राजवल्लभ है, रूपावतार है, देव मूर्ति प्रकरण है और वास्तुसार है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 नंबर जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिएगा, सवाल नंबर हमारा 11 रहेगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। ये वास्तव में जो है थोड़ा सा खतरनाक वाला क्वेश्चन ही आया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो होगा 1 दिसंबर 1998 को जो है इन्होंने प्रथम बार जो है वो कार्यकाल जो है प्रथम बार जो है अपना पद संभाला था, मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला था। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 12 रहेगा, स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है इसका, तो ज़्यादा मेरिट जाने की आशंका नहीं है। सवाल नंबर 12 है कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितनों में महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितनों में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। कितने ऐसे हैं जिनमें महिला सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। तो 8 अनुसूचित जाति से हैं और 3 अनुसूचित जनजाति से हैं। सवाल नंबर हमारा 13 रहेगा। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये सवाल आपने थोड़ा सही नहीं बताया।
लेकिन आरपीएससी ने आंसर की जारी की है, आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है पद संभाला था? तो सही उत्तर इसका होगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपके आगे पीछे हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। आगे है सवाल नंबर 14 रहेगा कि निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? बढ़िया सवाल आए हैं वास्तव में। तीसरा ऑप्शन हमारा सी रहेगा, हीरा लाल देवपुरा जो थे वो सबसे कम समय के लिए जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो बढ़िया सवाल है, सही उत्तर होगा राजीव स्वरूप। अगला है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? सही जवाब जो इसका होगा वो होगा 17। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? बाकी 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है, तो वो है 2002 में। अगला सवाल रहेगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, पूरा सवाल दिख जाएगा। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा 19 रहेगा कि आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। बढ़िया खतरनाक वाला सवाल आया वैसे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर जो होगा, पहले थे डॉक्टर BL रावत, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा इसमें। BL रावत थे, उसके बाद में जो है राम सिंह चौहान थे, उसके बाद में डॉक्टर दीनदयाल जी थे, और उसके बाद में जो है डॉक्टर MS टॉक थे। काफ़ी ज़्यादा जो है अध्यक्षों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इस साल जो है वो चर्चा में रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 20वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? 20वां सवाल है, तो यहाँ पे सही उत्तर इसका होगा डायल फ्यूचर। चलिए सवाल नंबर हमारा 21 रहेगा कि 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है भाई राजस्थान का? राजस्थान का स्थान है इसमें 12वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे देखिएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो यहाँ पे सही जवाब इसका जो होगा वो हो जाएगा नागौर, जैसलमेर और अलवर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 23 रहेगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को है जो गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की जो है पहल की सराहना की है? सही जवाब इसका जो होगा वो होगा दौसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 24 रहेगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रम से कितने कितने खेलों को जो है वो शामिल किया गया है? तो कितने खेलों को शामिल किया गया है? लगभग जो है 7 खेल इसमें शामिल है। 7 खेलों में ये काम होता है। आगे देखिएगा हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू में। आगे चलते हैं। 26वें नंबर का सवाल है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओलंपिक चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर राइफल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किन खेलों में जीते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा शतरंज में। आगे देखिएगा कि राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा जो रहेगा 29वें नंबर का सवाल है कि दबाव पेटियों में के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें। तो 29वें नंबर का सवाल है। सही जवाब जो होगा गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती हैं। कौन सी? दबाव पेटियों में मौसमी स्थानांतरण यानी पछुए पवनें। पछुआ पवनें पश्चिम से चलने वाले जो पवनें हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। अगला है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है?
22 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम रहा है, कब से सबसे जो है वो कम रहा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे है कि विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर नहीं है, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता पर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 33 रहेगा कि निम्नलिखित जो दिए गए कूट हैं उनकी सहायता से सही युग्म का आपको चयन करना है। सही युग्म का चयन आपको करना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 नंबर सही हो जाएगा। एक तो प्रशांत जो है प्रशांत महासागर, कोरल सागर, ये इसका सीमावर्ती सागर है। और बात करें तीसरा है आर्कटिक जो है वो है कारा सागर। बाकी ये इससे मेल नहीं खाते हैं, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। ए और सी इसमें सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 34 रहेगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है वो है आपकी सतपुड़ा। आगे चलते हैं, अंडमान तथा निकोबार द्वीप में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको जो है वहाँ पर मिलेंगे। अगला देखिएगा कि गलत युग्म आपको चुनना है। तो गलत युग्म इसमें जो रहेगा वो रहेगा, देखिए नाहर कटिया गैस है, झरिया कोयला उत्पादन से संबंधित है, आलियाबेट जो है वो तेल से संबंधित है, मोहरा हुग्रीजन कोयला, ये वाला गलत है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता जो है सहायक है। 37वें नंबर का सवाल है, सही उत्तर इसका जो रहेगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38वें नंबर का सवाल देखते हैं कि कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं, ये किसके उप प्रदेश माने गए हैं। तो ये माने गए हैं पश्चिम तटीय मैदान के। पश्चिम तटीय मैदान जो है उसके ये जो है वो क्षेत्र माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 39वें नंबर का हमारा जो सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। ये किस में जो है वो तय किया गया था। तो यहाँ पे संघीय बजट था 2018-19 वाला, उसमें ये तय किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों एवं बैंकों को निर्यात साख बीमा योजनाएं जो है सेवाएं जो है वो प्रदान करती है। तो वो कौन सी है, वो है निर्यात साख गारंटी निगम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, 2 कथन दिए गए हैं, ए और बी। तो कथन ए है कि वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। दूसरा कथन दिया गया है कि वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ए और दोनों जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। तो वो किया गया है उद्यम जो पोर्टल है वो शुरू किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। आगे देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो वोट देने का अधिकार जो दिया गया था केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं जो है पूरी करते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। आगे देखिए, भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। सही जवाब जो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। कोई स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। आगे है कि भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक यानी एक्सपोर्ट ये क्या है, प्रीपेर्डिनेंस इंडेक्स कौन तैयार करता है। तो ये कौन तैयार करता है, ये तैयार करता है नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर जो रहेगा 47वें नंबर का सवाल है कि संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं। किस आधार पर लिए गए। संविधान सभा तो उस समय थी भाई 1946-47 में थी। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो सहमति और रजामंदी से जो है वो निर्णय लिए गए थे। अगला हमारा सवाल रहेगा 48वें नंबर का है कि निम्न में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। सही जवाब जो इसका होगा गोलकनाथ मामले में ये जो बात है वो कही गई थी। आगे है
कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, तो कौन सी को अपनाया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया जाता है। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं उन्होंने निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को। आगे देखिएगा कि 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए थे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात यहाँ पे हो रही है, तो वह हुए थे 397 सीटों पे। आगे देखिएगा CII और FICCI है, ये क्या है दोनों, इसका जवाब आपका रहेगा दबाव समूह है ये दोनों ही। आगे चलते हैं, काफ़ी पेपर जो है स्टैंडर्ड का रहा है, कुछ क्वेश्चंस सरल हैं लेकिन हार्ड वाले ज़्यादा हैं। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए थे 29 अप्रैल 1954 को। अगला रहेगा कि प्रसिद्ध पुस्तक है ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है KPS मेनन के द्वारा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, तो प्रथम महिला कौन थी, ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। अगला है लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 58 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही हैं। देखिए बहुत वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड के सवाल जो है वो यहाँ से पूछे गए हैं, बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पर आए हैं। तो देखिएगा कौन से सही हैं ये पूछा है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट जो यहाँ पे रहेगा 58 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है कि देखिए यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। दूसरा है ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है और यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। सही जवाब जो होगा वो होगा 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, विद्यार्थियों के व्यवहार में करता है। दूसरा भी सही है, शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मकता विकसित करता है। और यहाँ पर ये वाला गलत है कि ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने वाली बात इसमें नहीं रहेगी। डी ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा है, A, B और D, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सवाल नंबर हमारा जो है 59 वाला रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। कौन सी जो है शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, गलत बात है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है तो सरल मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गलत ये इसकी विशेषता है। आगे है कि 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये हुए थे जर्मनियों के एकीकरण की संधि पर। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 61 रहेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं का क्रियाओं की प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है। तो ये यहाँ पे सवाल है कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसमें वो इस तरह की जो बातें हैं वो समझने लग जाता है। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा 62 रहेगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट इसका जो रहेगा वो रहेगा यानी दंड और आज्ञाकारिता, ये गलत बात है। सामाजिक अनुबंध ये भी गलत है। अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध यानी C ऑप्शन हमारा सही है और सार्वत्रिक ये भी नहीं है। हाँ 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल C इसमें जो है वो सही रहेगा, बाकी जो है वो गलत रहते हैं। आगे देखिएगा अगला है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन आपको सही बताने हैं, कौन कौन से कथन है, 4 दिए गए हैं। विकास पूर्वानुमति है और दूसरा है कि विकास अंश से पूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा A और D, यानी विकास पूर्वानुमति और यहाँ पे विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर हमारा 64 रहेगा कि बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण होते हैं। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है।
तो काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से काफ़ी स्टैंडर्ड के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, तो अवधारणात्मक जो है वो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला चलते हैं, 65वें नंबर का सवाल है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो दो विचार हैं, कौन सा इसमें सही रहेगा? कि अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं और ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। सही जवाब जो इसका होगा ए और बी जो है वो दोनों चीज़ें इसमें आवश्यक मानी गई हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 66 रहेगा कि निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? कौन सी वाली सही विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे ये अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, ये सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, ये भी सही है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिमार्जन होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 67 रहेगा कि व्यक्तिगत आकलन के लिए निम्न में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है, सही जवाब इसका जो होगा वो होगा MMPI। आगे देखिएगा, 68वें नंबर का सवाल है कि एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन का सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्न में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित माना गया है? तो ये माना गया है प्रतिदमन का। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 69 वाला है कि जोड़ों को आपको मिलाना है, परीक्षण एवं उनके निर्माताओं के अनुसार आपको उसका मिलान करना है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा 69 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो पहले का यानी पाश अलोगन परीक्षण जो है वो अलेक्जेंडर का है। 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे बी का जो है वो 3 नंबर रखा गया है, केटल जो है संस्कृति मुक्ति परीक्षण केटल रहेगा, और समली सिद्धांत जो है वो रहेगा जेजोन का, और IQ ये रहेगा टर्मन का। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 70 रहेगा कि जुंग के अनुसार व्यक्ति की टाइपोलॉजी यानी प्ररूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। सही जवाब जो इसका होगा वो होगा बहिर्मुखी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 71 रहेगा कि एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्न में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड यानी कि मन की रूपरेखा रख रहा है? तो सही जवाब जो इसका होगा वो होगा अंतर्व्यक्तिक कौशल। चलिए, सवाल नंबर हमारा 72 रहेगा, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मकता गुणों की क्षमता पर जो है वो बल देता है? तो ये बल देता है मानवतावादी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, ये उदाहरण माना जाता है। तो ये उदाहरण माना जाता है बाह्य अभिप्रेरणा का। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा BK पासिक द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सामान्य उपयोग जो परीक्षण है वो नहीं है, बाकी तीनों इसमें रहेंगे। आगे देखिएगा, अगला जो हमारा सवाल रहेगा 75 वाला है कि प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि क्या सुझाते हैं? कि स्वयं के लिए अधिगम के प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं, 76 नंबर का सवाल है कि एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उनके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का ये घटक जो है वो माना जाता है, सही रहेगा संज्ञानात्मक। अगला है सवाल नंबर 77 रहेगा। RPSC ने काफ़ी स्टैंडर्ड का जो है पेपर यहाँ पे दिया है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जीके की टॉपिक वाइज तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाती है। आगे देखिए, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण माना जाता है। सही जवाब जो इसका होगा वो होगा स्वतंत्र। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 78 रहेगा कि यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M यानी प्लस माइनस दे रखा है 16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? वास्तव में बड़ा खतरनाक वाला सवाल आया है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट रहेगा, 68.26% जो है वो यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है? सवाल वास्तव में खतरनाक वाले हैं। हनुमानगढ़ है, जयपुर है, बूंदी है और बांसवाड़ा। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ है? मध्य प्रदेश वाली नदियों का बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी एक तो काली सिंध है और दूसरा रहेगा बेड़च नदी। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 81 है कि निम्न में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं शुष्क, सागवान,
1। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान रहा है दूसरा और पहला था गुजरात का। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 83 रहेगा कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह और विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो ये निर्मित है अपने माही नदी के द्वारा। आगे चलते हैं, वागड़ क्षेत्र की बात हुई थी, माही नदी उधर बहती है। अगला है 84 वाला, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में जो है पाई गई थी? 84 नंबर का सवाल है, सही जवाब रहेगा अलवर में। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 85 है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो है वो 2 नंबर ऑप्शन सही नहीं है, सफ़ेद सीमेंट नींबा हेड़ा, ये गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही है। पढ़ लीजिएगा आप, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों को आपको चुनना है, गलत युग्म आपको चुनना है ना, जल्दबाजी में हो जाता है। गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो 86 में 3 नंबर ऑप्शन अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, सलीम सिंह की हवेली ये जैसलमेर में, ये सारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 रहेगा कि उन जिलों के समूह का चयन करना है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी उसका प्रतिशत 60% से ज़्यादा है। 60% से ज़्यादा था अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। अगला है खेरी तथा लोही जो नस्लें हैं वो किसकी नस्लें मानी गई हैं? तो ये मानी गई हैं भेड़ और बकरी की। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा 89 रहेगा, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा गया है? अद्भुत ही है ना, हाँ अद्भुत हुआ कहा गया है। तो किसको कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में ये चर्चा की गई है। आगे चलते हैं कि ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो किसका था भाई? तो ये था विग्रह राज चतुर्थ का। अगला है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था वो कौन था? तो वो था नुसरत खां। कौन सा भाई? नुसरत खां थे। अगला है किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो किसने पुकारा है? ये पुकारा है अपने जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 93 रहेगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्श। आगे चलते हैं कि निम्न में से किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो वस्त्र बुनाई से परिचित थे कौन थे? बैराठ वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 95 रहेगा कि चांदकरण शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित है? कौन सी ऐसी संस्था है जिससे संबंध इनका रहा है? आर्य समाज से ये रहे हैं। 1911 और 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था। तो ये रहा था बेडसा। कौन सा रहा था? बेडसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में जो विलय है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 मई 1949 को। अगला रहेगा सवाल नंबर 98 है हमारा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शेरगढ़ दुर्ग जो है उसको कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर हमारा 99 रहेगा कि लोक देवता हरबू का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरबू का जो मुख्य मंदिर है वो है बेंगटी में। अगला है कि 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान जो है वो मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी बाल मुकुंद बिस्वा की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारे सवाल जो है आपको करवा दिए हैं। किसी सवाल में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, और आपकी कोई शिकायत वाजिब है तो उसको आप 2 तारीख से लेके 4 जो अगस्त है उसके बीच में आप जो है उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन आप उसका कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।